नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का प्रेप अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर रचित। आज एसएससी फाउंडेशन पॉलिटी, जो कि आपके लिए एसएससी फाउंडेशन बैच है, जो कि लेकर आ चुका हूं, और ये क्लास 1 है। और ये बैच ऐसा नहीं है कि लिखा है कि एसएससी फाउंडेशन। तो ये आप जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां पॉलिटी पूछी जाती है, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या फिर आप पीसीएस के प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो वहां भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा ये। इस बैच को अपन शुरू करते हैं क्लास 1 के साथ। चलिए देखो, बात जब संविधान की चल रही है तो सबसे पहले मन में ये प्रश्न आता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखो, आप जब तैयारी करते हैं ना, तो किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक्स जितने स्ट्रांग रहेंगे आपके, उतना ही तैयारी में आपको मजा आएगा। जैसे कई बच्चे संविधान को पढ़कर रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत जानकारी है, लेकिन अगर आप उनसे ये कह दीजिएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो क्या वो बता ना पाए उसको, यानी फंस जाएंगे उसमें। हालांकि वो आता है उनको, लेकिन शब्दों का तालमेल ठीक नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना। यानी कि कलेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूं उसको, दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि सारे बच्चों को क्या है, मजा आता है, ज्यादा कलर्स होते हैं तो। कलेक्शन ऑफ रूल्स, लॉज एंड ट्रेडिशंस, एंड ट्रेडिशंस टू गवर्न एनी कंट्री। एनी कंट्री, हिंदी में इसको लिखे देता हूं क्योंकि हिंदी वाला बच्चा भी अपने साथ है। किसी देश पर, किसी देश पर शासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, चलाने के लिए नियम, कानून और परंपराओं का, परंपराओं का संग्रह। अब यहां ये जान लेना है कि ये एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें बात की जाती है किसकी, जिसमें बेटा बात की जाती है, आपको समझना है, जिसमें बात की जाती है रूल्स की, जिसमें बात की जाती है लॉज की, जिसमें बात की जाती है ट्रेडिशंस की। आप कहेंगे सर हम कानून तो समझ गए, कानून भाई संविधान है तो कानून तो होगा ही, इसमें नियम भी होंगे, लेकिन सर परंपराएं कैसे, ये शब्द तो आपने कुछ नया बता दिया हमें, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा। मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि शायद ही आपने इसको पढ़ा हो संविधान की परिभाषा के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में भी कई परंपराएं हैं, लेकिन काफी हद तक बहुत कम है। हम शून्य परंपराओं की श्रेणी में आ जाते हैं, फिर भी हैं। लेकिन जैसे ब्रिटेन जैसे देश में आप जाएंगे तो वहां के संविधान में कई प्रकार की परंपराओं को फॉलो किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट वो एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है। तो कई प्रकार की परंपराएं होती हैं, हम आगे डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो किसी देश पर शासन चलाने के लिए, टू गवर्न एनी कंट्री, टू गवर्न एनी कंट्री, अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज, ट्रेडिशंस कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान क्या है, एक प्रकार का एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, एक सेट है, जिसमें रूल्स, जिसमें लॉज, जिसमें ट्रेडिशंस दिए जाते हैं। बात संविधान की चल रही है। अगर आप ऐसे कह देते हैं कि पॉलिटी यही है, तो बेटा थोड़ा गलत हो जाएगा। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में लगभग बोलने में दोनों एक आ जाते हैं, लेकिन अंतर है। आप पढ़े लिखे हैं, आप ये गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी बात होगी इस पर। तो अब संविधान तो आप समझ गए कि ये होता है, लेकिन यहां आपको ये जान लेना है कि संविधान बेटा दो प्रकार का है। एक तो है लिखित संविधान, एक है अलिखित संविधान, रिटन, लिखित और अलिखित। अलिखित, जो लिखा नहीं है वो लिखित है, जो लिखा है वो लिखित है, जो लिखा नहीं है वो अलिखित है। अब यहां आपको एक चीज समझ लेनी है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब यहां अलिखित से मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लिखा नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि उसका मैक्सिमम पार्ट लिखित नहीं है, कुछ हद तक वो भी लिखा है, पार्शियली रिटन है। अलिखित का मतलब होता है पार्शियली रिटन, पार्शियली रिटन, यानी कि आंशिक रूप से लिखा गया है। आंशिक रूप से कैसे लिखा गया है, आंशिक रूप से, आंशिक, आंशिक रूप से। और यहां रिटर्न से मतलब है पूर्ण तरीके से लिखा हुआ है, कंप्लीटली। कैसा है, कंप्लीटली, कंप्लीटली रिटर्न है, कंप्लीटली रिटर्न है।
तो जो अलिखित संविधान है वो पार्शियली रिटर्न होते हैं। ये बिल्कुल भी दिमाग में सेट करके चलना कि सर वो लिखे नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा लिखित संविधान बेटा भारत का है। सबसे बड़ा ये बेटा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ये लार्जेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट बेटा आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा संविधान आपसे पूछा जाए, आपसे याद रखना है सबसे छोटा संविधान है तो बेटा मोनाको कंट्री का है। मोनाको, मोनाको एक देश है बेटा, एक देश है, इसका संविधान सबसे छोटा संविधान, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट। इंडिया का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और मोनाको का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। बात को समझ के चलना। अब आपको एक बहुत गहरी बात समझनी है, क्या संविधान हमारे जीवन को प्रभावित करता है? क्या ये शासन, क्या ये गवर्नेंस हमारे जीवन को प्रभावित करता है? तो आप इसको जरा सोचें, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखते चले, और स्क्रीनशॉट लेते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पढ़ना आपको है, आपका तरीका कैसा भी हो सकता है, लेकिन एज पर माई नॉलेज आप लिखेंगे अपने हाथों से, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव। आप यकीन नहीं माने कि मेरे पास इतने नोट्स हैं, इतने नोट्स हैं, मैं शायद खुद में गिनती करने बैठ जाऊं तो घर पे मेरे बहुत सारे रखे होंगे, और यहाँ ग्वालियर में बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि मैंने बहुत लिखा है। लिखने से आपको बहुत फायदा मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप समझे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जीवन को प्रभावित करता है? क्या शासन, शासन यानी कि गवर्नेंस हमारे जीवन को प्रभावित करता है? जीवन को, जीवन को पर्सनली या व्यक्तिगत कह लो, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, पर्सनली, कलेक्टिवली प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन मार्क है। करता है तो आप सोचे को, या शासन से मतलब ये है, इसको थोड़ा समझे आप। संविधान आपसे नहीं कहता कि आप सुबह 5 बजे उठो। क्या संविधान में लिखा है कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे? क्या संविधान में लिखा है कि आप 11 बजे सोएंगे? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है भैया। लिखा होता तो सब सुबह 5 बजे जग जाते। अगर लिखा होता कि रात में 11 बजे सोना है तो बेटा आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते था रात के 1-2 बजे तक। फिर क्या लिखा है, फिर कैसे प्रभावित कर रहा है? क्या संविधान में लिखा है कि आप रेड कलर की शर्ट पहनेंगे गुरुवार को? क्या संविधान में लिखा है कि आप दाल बाटी नहीं खाएंगे? नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है ये सारी चीजें आपकी प्रभावित हो जाए। कैसे, समझो। अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं, अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं और ऑफिस का आपका जो टाइम है वो सुबह 9 बजे का है, 9 बजे का टाइम है आपकी ऑफिस का, लेकिन अभी तक आप सोकर उठते थे, जैसे मान के चल रहे हैं आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए या आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, अभी तक आप सोकर उठते थे, या आप प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं, आप सोकर उठते थे आप अभी तक 10 बजे, सोकर उठते थे कितने बजे? सोकर उठते थे 10 बजे, 10 बजे उठते थे, लेकिन आपकी ऑफिस की टाइमिंग सुबह 9 बजे की है। तो अब आप 10 बजे उठते थे, तो क्या ऑफिस को इस बात से चिंता है कि आप 10 बजे उठते थे तो हम ऑफिस का टाइम 10 बजे कर दे? बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, तो आप लोग ये मान के चलना कि तुमको 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है तुम्हें 8 बजे उठना पड़े, 8 बजे उठना पड़े। तो संविधान ने, नियम ने, शासन ने, कानून ने आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली आपको प्रभावित कर दिया, इनडायरेक्टली कर दिया। आप नहीं कह रहा था कि भाई सुबह 8 बजे उठो, लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि आपकी ऑफिस सुबह कितने बजे की है? 9 बजे की है। अब तो भाई आपको बिस्तर त्यागना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। चली गई नींद। यानी कि ये शासन, ये गवर्नेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पर्सनल, इंडिविजुअल, कलेक्टिवली हमारे जीवन को डायरेक्टली तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली तो प्रभावित करता है। इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आपके सामने एग्जांपल है,
बिल्कुल, ये एकदम खतरनाक सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि संविधान आपको प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आपके सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता है, पब्लिक लाइफ को इफेक्ट करता है। इस बात को मेरी गहराई से समझना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? अब प्रश्न इस बात का है कि सर संविधान तो एक किताब है, कानूनों का एक कलेक्शन है, एक संग्रह है नियमों का, परंपराओं का, तो ये पॉलिटी क्या है, ये पॉलिटी नाम की खिचड़ी क्या है, जरा इसको भी समझ लो। समझो, अगले पेज पर समझाते हैं। एग्जाम्पल तो कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखें, बस समझ लें। इसको समझो आप बेटा, इसको समझो थोड़ा। देखो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी को समझो ध्यान से। पॉलिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो आप समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन तो सारे बच्चे समझ गए। एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। यह एक प्रकार की बुक है जिसमें लॉज रूल्स लिखे, लॉज रूल्स और परंपराएं, ट्रेडिशंस लिखी है, ठीक है, नियम कानून लिखे हैं, नियम कानून। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि सर आप इतनी बातें कह रहे हैं, पॉलिटी तो बड़ा बताओ जरा क्या होती है। तो पॉलिटी को सुनना ध्यान से, ये राज्य व्यवस्था क्या होती है, ये राज व्यवस्था क्या होती है, तो जरा इसको समझना। राज व्यवस्था क्या होती है, पॉलिटी, ये संविधान का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। इट इज अ इट इज अ इट इज अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात को आप समझना ध्यान से। संविधान में तो नियम लिखा है, क्या नियम बना देने से वो लागू हो जाता है? क्या नियम बना देने से वो लागू हो जाता है? मैंने एक नियम बना दिया कि सारी की सारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होंगी, ये नियम है, ये संविधान है। अब इस नियम को इंपोज करने के लिए, इसको लागू करने के लिए मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे बहुत सारे स्टाफ चाहिए, मुझे कोई हो सकता है कमीशन चाहिए, मुझे हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसको फॉलो करवाए। जब इसको, संविधान का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी कि पॉलिटी का मतलब होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराने के लिए जो भी पूरा एक सेटअप होता है, जो भी पूरा एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं पॉलिटी। कैसे, सुनो और एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 17, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अनुच्छेद 17। इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है बेटा सुनना, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। इसमें लिखा है कि अस्पृश्यता, छुआछूत, बहुत अच्छी सिंपल सी लैंग्वेज लिख देता हूं, छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। ये बात इसमें लिख दी। क्या ऐसा लिख देने से काम हो गया? क्या अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, तो क्या लिख देने से, क्या लिख देने से वो बात लागू हो गई? अब यहां प्रश्न इस बात का, आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत एक अपराध है। अब पॉलिटी कैसे काम करेगी वो सुनना। अब हम नहीं जानते सर कि सर छुआछूत होती क्या है, जरा कोई बताएगा कि छुआछूत होती क्या है? इसको कौन बताएगा, कौन बताएगा? और साथ साथ में छुआछूत होती क्या है, और अगर कोई छुआछूत करता हुआ पाया गया तो उस पर दंड क्या दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा है कि छुआछूत करता हुआ पाया गया कि उसे 10 साल की जेल कर दो। संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में यह लिखा है कि छुआछूत करना एक दंडनीय अपराध है, एक दंडनीय अपराध है। अब छुआछूत को हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कौन सा कानून काम करेगा, कौन सा कानून काम करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि छुआछूत का दंड क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा? ना तो हमें इसका दंड पता है, ना ही हमें इसकी पनिशमेंट पता है, ना ही हम पता है कि छुआछूत क्या है। हो सकता है हमें किसी ने छू लिया, हम कहते छुआछूत हो गई। हो सकता है हमने किसी को छूने से मना कर दिया, क्या छुआछूत है?
अब इस बात की व्याख्या पॉलिटी करेगी। संविधान में तो नियम लिखे हैं, वो नियम लागू कैसे होंगे, उन नियमों की परिभाषा कैसे बनेगी, उन नियमों को न मानने पर दंड क्या होगा, वही पॉलिटी है। यानी पॉलिटी के मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी एक्ट बनते हैं, जो भी धाराएं हैं, जो भी इसको बॉडी जो भी उसको लागू कराती हैं, वो पॉलिटी का हिस्सा होती है। जैसे संविधान में लिखा है कि मानव अधिकारों की रक्षा करो, संविधान में लिखा है कि SC ST के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। क्या कहने मात्र से काम हो गया? नहीं। तो SC ST कमीशन बनेंगे, SC ST एक्ट बनेगा, तो ये सारी चीजें मिलकर पॉलिटी का हिस्सा बनती है। पॉलिटी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म, नाम से पता चल रहा है भैया, ये एक क्या है, एक व्यवहारिक रूप है। ये क्या है? एक व्यवहारिक रूप है। बेटा इसको सेट कर लेना दिमाग में, ये एक व्यवहारिक रूप है, यानी कि ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। दिस इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? हो सकता है आपको थोड़ी देर के लग रहा होगा सर अभी तक तो हम जानते थे दोनों एक ही होते हैं। बेटा आमतौर पर दोनों एक ही हैं, पर थोड़ा अंतर आपके सामने लिखा है। ये उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये तो किताबों वाली बात है, उसमें लिखा है। लेकिन आपके पिताजी नियम बना दें कि हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं जो भी पढ़ाई करते हैं वो रात के 10 बजे तक सो जाएं, ये नियम बना दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब पिताजी ने क्या किया कि चेक कैसे हो, तो पिताजी ने 2 लड़कों को घर पे रखा है, इस बात के लिए देखते हैं कि बच्चे भाई 10 बजे सोते कि नहीं सोते हैं। ये पॉलिटी होगी। पिताजी ने कहा 10 बजे के बाद सो रहा है, मोबाइल चलाता हुआ पाएगा, 500 रुपये जुर्माना लगाओ, उसको कल सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा, उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ये पॉलिटी हो गई। समझे बात को? पिताजी ने एक वो बना दिया, एक कमीशन, लेट नाइट स्लीपिंग एक्ट, एक एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। ये सब क्या है? पॉलिटी है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फटाक से लो स्क्रीनशॉट। अब बात आप समझ पाए हो। अब अपन बहुत खास चीज देखते हैं। देखो जैसे आर्टिकल 17 कहता है कि सर अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी। अनटचेबिलिटी जो है वो एक ऑफेंस है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। यानी कि छुआछूत, बेटा इसको अस्पृश्यता भी कहते हैं। छुआछूत को बोलते हैं अस्पृश्यता। प्रश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो उसकी बात आई ना, थोड़ा इस पर जिक्र करता हूं आपके लिए। अब इसके लिए कानून कौन सा काम करेगा? कानून जो इसकी परिभाषा देता है। तो बेटा कानून था पुराना, इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कौन सा था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। निवारण, जैसे मैंने कुछ बच्चों को ऑफलाइन बैचेस में पॉलिटी पढ़ाई है, तो मैं यहाँ लिखाता हूँ उसके नीचे उसका कानून। तो बेटा कानून पॉलिटी का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं जो कि नियम होते हैं, तो कैसे फॉलो किया जाए, तो कानून बनते हैं जो कि संसद पार्लियामेंट बनाती है और व्याख्या कोर्ट करती है उसकी। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अधिनियम, अधिनियम मतलब होता है कानून। इसको 1955 में लाया गया था। इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है, इसको ध्यान करके चलना। और साथ साथ में आपको यह भी याद रखना है कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है, इसका नाम है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं नागरिक 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 अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये जो कानून है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, यानी कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। बेटा यही कानून है जो कि इस बात की व्याख्या करता है कि छुआछूत है क्या, अस्पृश्यता है क्या, और किसी ने अगर अस्पृश्यता कर दी
तो उसको क्या सजा मिलेगी, यही बात कहता है। आप कहीं से नीचे वाला क्या लिखा है, तो बेटा कुछ खास नहीं है, यही है, बस इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, और नाम बदलकर इसी कानून का क्या नाम कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से सजा के लिख लेना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। ये था 1955, इसी का नाम बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। ये तो पार्लियामेंट के बाएं हाथ का खेल है। ये कानून इस बात की परिभाषा करता है कि भाई क्या है अस्पृश्यता, क्या है उसका दंड, क्या होगी उसकी दंड की प्रकृति, है ना। तो इसको समझ, इसमें 6 माह तक की जेल का प्रावधान करते हैं, इसको समझना है। हाँ, लेकिन अगर अस्पृश्यता के साथ साथ आपने किसी SC ST को लेकर अस्पृश्यता की है और उसके साथ भेदभाव किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप पे SC ST एक्ट लग जाएगा, जिसके तहत कम से कम 6 महीने की जेल और 5 साल तक का आप पे जेल का प्रावधान किया जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करता हूं कि छुआछूत है क्या, अनटचेबिलिटी है क्या। अगर किसी व्यक्ति को कुएं से पानी भरने से रोका जाए, किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाए, जैसे कहीं एक गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग, उससे कह रहे नहीं ऐसे दूर रहेगा, ये किसी रेस्टोरेंट में उसके साथ छुआछूत की जा रही है, मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, बोला जा रहा है कि नहीं भैया तुम तो अछूत हो, समझो बात को। ये सारी के सारे प्रावधान करता है यही एक्ट। इसमें छुआछूत की परिभाषा के साथ साथ उसका दंड भी लिखा है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी करता हुआ पाया गया, तो उस पर बेटा यही कानून लगता है। समझे बात को, उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देखो जो ले रहे हो बच्चे स्क्रीनशॉट ले। अब देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बुक हो गई, अब संविधान को व्यवहार में लाना, एक बात को दिमाग में सेट कर लेना, संविधान को व्यवहार में लाना, संविधान को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना, संविधान को व्यवहार में लाना, संविधान को व्यवहार में लाना, ही क्या है, पॉलिटी है, राज व्यवस्था है। संविधान को व्यवहार में लाना ही क्या है, पॉलिटी है। अब संविधान को व्यवहार में कैसे लाया जाए, कैसे, हाउ, कैसे कैसे लाया जाए, तो संविधान को व्यवहार में लाने के लिए हमें कानून चाहिए होते हैं। और कानून कौन बनाता है, तो कानून बनाती है पार्लियामेंट, संसद। संसद कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराने के लिए एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट। बेटा कॉपी में लिख लेना नोट डाल के, पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा देश की पूरी कानून व्यवस्था, जुडिशियरी यानी कि देश की पूरी न्याय व्यवस्था, ठीक है, न्यायपालिका भी इसी का हिस्सा है। और तीसरा याद रख लेना, सबसे खास चीज आपको याद रखनी है, वो है गैर संवैधानिक निकाय। ये भी संविधान को लागू करवाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि इसको बेटा बोलेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बात आ चुकी है बहुत खतरनाक, लिखो इसको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पार्लियामेंट, जुडिशरी, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, ये वो सारे के सारे आपके 3 ऑर्गन हैं मेनली, जो किसी संविधान को व्यवहार में लाने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं, वो यही 3 हैं। जुडिशरी, अच्छा संसद सो सारे बच्चे जानते हैं भैया, सर दिल्ली में बनी हुई है संसद। जुडिशरी सब जानते हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। गैर संवैधानिक निकाय का रट्टा फंस गया बहुत तगड़ा वाला, कि सर ये तो हम जानते ही नहीं है कि व्हाट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो घबराइए मत, हम क्यों हैं। जब आपको हमने इतनी बातें क्लियर कर दी, तो आप भरोसा रखना ये बातें भी आपको क्लियर हो जाए, ये बातें भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आसानी से मेरी बातों को सुने और समझे, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है। सबसे पहले आप ये तो जान गए कि सर संविधान एक किताब है, एक दस्तावेज है, जिसमें नियम लिखे हैं, जिसमें क्या लिखे हैं, नियम लिखे हैं। ये बात तो आप समझ गए। आप कहें कि हाँ सर हम समझ गए, अब जरा हम थोड़ा सा और आगे समझना चाहते हैं।
क्यों नहीं, आगे चलते हैं। इंसान का सबसे पहले धरती पर आने का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसको लगातार अपने दिमाग को विकसित करना है, और दिमाग को विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम है पढ़ना। जितना हो सके उतना पढ़िए, स्टडी स्टडी स्टडी, इंप्रूवमेंट स्टडी, चाहे वो स्टडी पढ़ाई वाली हो, किताबों की हो, स्किल्स हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, अपने आप को एक्सप्लोर करिए। तो करते हैं, चलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक। अब ये गैर संवैधानिक निकाय क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं ये बॉडी क्या है भैया, ये इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन यानी कि ये निकाय क्या है, निकाय, ये संस्थान क्या है, संस्थाएं। आसान सी बातें हैं। जैसे आपके पास एक बैंक बनी हुई है, बैंक, वो भी एक बॉडी है। यहां शक्ल की बात नहीं चली, बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी पढ़ा देंगे आगे, डॉक्टर बन जाओगे बायोलॉजी पढ़ के। यहां बात चल रही है संविधान की, तो ये बॉडी कुछ संविधान से संबंधित होगी। तो हाँ, बॉडी मतलब होता है एक किसी प्रकार का एक ऑर्गन, इंस्टीट्यूशन, कोई अथॉरिटी। कैसे जानो, देखो 3 प्रकार की बॉडी है बेटा। पहली बॉडी है, आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी बॉडी है बेटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और तीसरी बॉडी है बेटा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप कहेंगे सर बात तो हमें आपकी कुछ समझ में आई है, चलो अभी और आ जाएगी, और आ जाएगी। सारे बच्चे दिल के सच्चे, मन के कच्चे हैं, अच्छे अच्छे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय। बेटा इसका मतलब होता है असंवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय। और मुन्ना बच्चों, इसका मतलब होता है गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक। बदतमीजी कर गए, संवैधानिक निकाय, ठीक है। ये 3 बॉडीज आपके सामने लिखी है। आप कहेंगे सर ये लिखा तो है, थोड़ा समझा दो जरा, समझा देते हैं। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक है आपकी असंवैधानिक निकाय, और एक है आपके गैर संवैधानिक निकाय। तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, बड़े आसानी से। चलो तो समझते हैं अपन बहुत आसानी से। देखो सुनना बात को ध्यान से, आसानी से, तरीके से, उम्दा तरीके से, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है ऐसे निकाय जो संविधान में लिखे हैं बेटा, संविधान में लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, लिखे हैं किसी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में, आर्टिकल में। और संविधान के नियमों को मानते हैं। इसमें सुने, सुनना। देखो आप कहीं सर आपने लिख तो दिया, अब हमें समझा दो, ठीक है। देखो ऐसे निकाय, ऐसी बॉडी जो संविधान में लिखी है, संविधान की जो किताब है ना, किताब, उस किताब में लिखा है उसके बारे में,
उस किताब में उसके बारे में लिखा है किसी ना किसी आर्टिकल में। वो है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैंने क्या कहा, ऐसी बॉडी जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और नीचे एक लाइन लिखी है वो संविधान के नियमों पर काम करती हैं। आप कहेंगे सर समझे नहीं, तो चलो बताते हैं। जैसे हमारे देश में काउंसिल काम करती है, जीएसटी काउंसिल। जैसे मैंने क्या कहा आपके सामने, जैसे एग्जांपल लिखता हूं, जैसे जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। जैसे मैंने कहा वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, बेटा वित्त आयोग को क्या बोलेंगे, फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन। जैसे मैंने कहा यूपीएससी, जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक। जैसे मैंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कहां लिखे हैं, तो देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइट से डाउनलोड कर लेना। जैसे जीएसटी परिषद का लिखा है आर्टिकल 279A में, इसके बारे में लिखा है। वित्त आयोग के बारे में लिखा है आर्टिकल 280 में। यूपीएससी के बारे में लिखा है आर्टिकल 315 में। इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है 324 में। ये आर्टिकल्स है आपके सामने, ये 315 है बेटा, इसको कुछ और मत पढ़ लेना कृपा करके। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसी बॉडी जो संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में लिखी है और संविधान के नियमों पर काम करती हैं, वो क्या कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या यूपीएससी संविधान के नियमों के खिलाफ काम करेगी, नहीं करेगी, मार लगा दी जाएगी। क्या जीएसटी काउंसिल संविधान के नियमों के खिलाफ काम करेगी, नहीं करेगी। क्या वित्त आयोग, फिनांस कमीशन संविधान के नियमों के खिलाफ काम करेगा, नहीं करेगा। ऐसी बॉडी जो संविधान में लिखी है और संविधान के नियमों पर चलती हैं, वो सब कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बात समझो मेरी। ऐसी बॉडी जो संविधान में नहीं लिखी है, ये वर्ड को हाईलाइट करके चलो, नहीं लिखी है बेटा, ये नहीं लिखी है संविधान में, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है और इतनी बदमाश है और ये ना ही संविधान के नियमों को मानती है, ऐसी को बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, असंवैधानिक निकाय। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सारे बच्चे इसका एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत बदमाश होती है ये। जैसे आतंकवादी संगठन, जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन लिख लो, आतंकवादी संगठन। जैसे और सुनो, जैसे इलीगल प्रोस्टिट्यूशन, जैसे इलीगल प्रोस्टिट्यूशन, गैर कानूनी वेश्यावृत्ति, जैसे नक्सलवादी इलाका, नक्सलाइट एरिया, नक्सलवादी क्षेत्र, जैसे जुआ, गैम्बलिंग सेंटर। क्या संविधान में लिखा है कहीं कि आतंकवादी संगठन होने चाहिए? अलकायदा जैसे खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े संगठन हैं, क्या संविधान में लिखा है? नहीं। क्या संविधान में लिखा है कि नक्सलाइट एरिया होना चाहिए? नहीं। क्या संविधान में लिखा है कि इलीगल प्रोस्टिट्यूशन होना चाहिए जगह जगह पर? नहीं। संविधान में नहीं लिखा है कि जुआ के केंद्र होने चाहिए, जुआ खिलवाओ, सट्टा खिलवाओ, डकैती के सेंटर, फिरौती, मर्डर, इन सब वाले जो सेंटर होते संविधान में कहीं लिखा है? अब बेटा ये बताना, संविधान में लिखे तो नहीं है, क्या ये संविधान के नियमों को मानते हैं? क्या ये संविधान के बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं? कभी नहीं। अगर भैया संविधान के आदर्शों पर चलते तो आतंकवादी खत्म क्यों करना है, हमें प्रॉब्लम ही क्यों होगी? संविधान ये थोड़ी कहता है किसी को मार डालो। नक्सलवादी इलाका संविधान के नियम पर चलता है? नहीं। क्या जुआ के संगठन संविधान के नियमों पर चलते हैं? नहीं। इलीगल प्रोस्टिट्यूशन चलता है? नहीं। तो बेटा ये संविधान के नियमों को मानते नहीं और संविधान लिखे भी नहीं है। इनको सुनो, ये संविधान में नहीं लिखे, लेकिन ये संविधान के नियमों को मानते हैं, ये संविधान के नियमों को मानते हैं। संविधान में लिखे तो नहीं है, लेकिन संविधान के नियमों को मानते हैं, वही तो कहलाते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दीज आर नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन संविधान के नियमों को मानते हैं। जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी, पूरी किताब खोल के देख लेना, संविधान की किताब देख लो खोल के, किसी भी आर्टिकल में इस प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि देश में कहीं भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी, नहीं है।
जब देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है तो बनी कैसे है, अपन चर्चा करेंगे भी। ऐसी संस्थानें जो संविधान में लिखी तो नहीं है लेकिन संविधान के आदर्शों पर, संविधान के नियमों पर चलती हैं, ऑन द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे फॉलो द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान में आरबीआई के बारे में नहीं लिखा है लेकिन आरबीआई संविधान के नियमों पर चलती है, नियमों पर चलती है। संविधान में नहीं लिखा है कि नीति आयोग होगा लेकिन नीति आयोग संविधान के नियमों पर चलता है। बात समझो मेरी। संविधान नहीं लिखा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा, सेबी, लेकिन संविधान के नियमों पर चलता है। संविधान में नहीं लिखा है कि नाबार्ड होगा लेकिन संविधान के नियमों पर चलता है। उम्मीद करते हैं बात को समझ पाए होंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, ठीक है, और जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे नाबार्ड, बेटा नाबार्ड, ये संविधान में नहीं लिखे हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं लेकिन संविधान के नियमों पर चलते हैं। यानी कि ऐसी संस्थान है जो संविधान के नियमों पर, संविधान में नहीं लिखी हैं लेकिन संविधान के नियमों पर चलती हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, पॉइंट डाल के लिख लेना, बात समझो मेरी। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा और समझो, हल्का सा, इसको हल्का सा समझना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो, तो लो जल्दी से, आराम से तसल्ली से लिखना इसको। देखो, अब हम बात कर रहे थे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, मैंने बोला ना संविधान में नहीं लिखी है, संविधान में नॉट रिटर्न, नहीं लिखी है, दे आर नॉट रिटर्न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट दे फॉलो द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान के नियमों को मानती हैं, नियमों को मानती हैं। बेटा ये भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। इसको अपन यहां समझे ले रहे हैं। ये दो प्रकार की है, बढ़िया सी, फर्स्ट क्लास सी, ये दो प्रकार की है। कौन कौन से दो प्रकार है? इसमें भी दो प्रकार है, ठीक है। एक तो अपना शानदार सा है, इसको समझें आप। एक प्रकार है इसका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी, बहुत डेप्थ में ले जा रहा हूं आपको मैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि कार्यकारी निकाय, कार्यकारी संस्थान, निकाय। और दूसरा है आपके पास स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, बेटा इसको बोलते हैं वैधानिक निकाय, निकाय। समझना अंतर? पहले तो आप समझ गए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, संविधान में नहीं लिखी है, संविधान के नियमों पर चलती है। आप कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो लिखी भी नहीं है और संविधान के नियमों को भी नहीं मानती है, ये नियम तो मान रही है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इसको प्रेसिडेंट बनाता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। किसकी सलाह पर? सलाह किसकी चलती है इसमें? सलाह चलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मंत्री परिषद की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? रेल मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, कोयला मंत्री, जल शक्ति मंत्री, पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। और इन सबको हेड कौन करता है? पीएम। इसकी सलाह पर बेटा बनती है, वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और ऐसी बॉडी जो संविधान, जो पार्लियामेंट बनाती है, कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है, संसद बनाती है। किसी कानून को पास करके उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? स्टैट्यूटरी बॉडी। ध्यान रखना, संसद बनाती है कानून को पास करके। जैसे आरबीआई बनी तो एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट। सेबी बनी तो सेबी एक्ट, यानी कि जो एक्ट के माध्यम से बनी है, एक्ट। 1934 आरबीआई का एक्ट याद करो, याद करो वो एक्ट। सुनो ध्यान से, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे पास नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी की बात की जाए तो इसमें कौन सा एग्जांपल हो जाएगा अपना? इसमें एग्जांपल हो जाएगा अपना जैसे आरबीआई, जैसे आरबीआई, जैसे सेबी। कौन सा हो जाएगा? सेबी।
अरे बदमाशी कर रहा है ये बदतमीज बोर्ड। ये भी, ये सब क्या है, ये सब आपको याद रखना है। ये सब क्या है, ये सारी की सारी आपको याद रखना है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, ध्यान रखना, सरकार बनाए वो। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो हमारा घर भी इसी में हो गया, हम जिस घर में रहते हैं वो भी तो संविधान के नियमों पर चल रहा है, तो क्या सरकार ने बनाया तेरा घर? नहीं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हिस्सा है तुम्हारे घर का? नहीं। गवर्नेंस में कोई हिस्सा है तो नहीं। ठीक है, आरबीआई का तो है एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरा करेंसी का फ्लो, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, कईयों काम संभालती है। सेबी पूरा शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से बॉडीज काम करती है। एक बात, मेरी बात को दोबारा से रिवीजन के तौर पे सुने। देखो, हमने आपको बताया था कि शासन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रूल्स, लॉज एंड ट्रेडिशन गवर्न एनी कंट्री। सबसे बड़ा संविधान भारत का है बेटा, सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। किसी देश पर शासन चलाने के नियम, कानून, परंपराओं का संग्रह होता है। अलिखित संविधान का मतलब ये होता है कि पार्शियली उसका हिस्सा लिखा हुआ है, मैक्सिमम नहीं लिखा। शासन हमारे जीवन को इंडिविजुअली, पर्सनली, कलेक्टिवली प्रभावित करता है। कैसे करता है? कि जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, अगर ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है और आप 10 बजे सोकर उठते थे, तो अब आपको ऑफिस की वजह से 8 बजे उठना होगा, जो कि इनडायरेक्टली आपको प्रभावित किया है। कैसे किया है? क्या लिख सकते हैं कैसे करता है? इनडायरेक्टली करता है। अगला देखो, मैंने आपको दिखाया था कॉन्स्टिट्यूशन भैया एक डॉक्यूमेंट है, बुक्स है, एक सेट है। पॉलिटी उसको प्रैक्टिकल फॉर्म है उसका, कि कैसे लागू करना है। ठीक है, तो एग्जांपल दिया था जैसे आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन ये तो आर्टिकल है, लेकिन इसको लागू कैसे करना है ये हमें पॉलिटी सिखाती है। कैसे दंड मिलेगा, कैसे कानून मिलेगा, कैसे छुआछूत दूर होगी। ठीक है, इसके अलावा इसको लेकर लॉ कौन सा काम करता है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, और इसी का नाम बदल दिया कौन सा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। हमने इसकी बातें की थी, और हमने आपको बताया था कि संविधान को व्यवहार में लाना ही पॉलिटी है। कैसे? संसद कानून बनाकर लाएगी, जुडिशरी उस पर न्याय देगी, व्याख्या करेगी, और गैर संवैधानिक निकाय उसको सपोर्ट करेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है आपके सामने लिखी है, संविधान में लिखे हैं लेकिन नियमों पर नहीं चलते हैं। ये संविधान में लिखे नहीं है और ना ही नियमों पर चलते हैं। ये संविधान में ना लिखे हैं लेकिन नियमों पर चलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि एग्जीक्यूटिव होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी, दो टाइप्स की। यहां तक हमने आपसे बातें की। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इसको समझ लें और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, तरीके से, बढ़िया अच्छे शानदार तरीके से, उम्दा तरीके से अपने नोट्स को बनाएं। ठीक है, तो क्लास सारे बच्चों, आज पहली क्लास अपनी हो चुकी है फिनिश। सेकंड क्लास आने वाली है अगली, आपको मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसको वॉच करें, तरीके से नोट्स बनाएं, और सारे के सारे बच्चों को ढेर सारा थैंक यू। और पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, और देखकर सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अगली वीडियो के लिए उसकी वॉच करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।